नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा 71वां पार्ट है, यानी कि 71वां भाग है। आज की इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ना सिर्फ इनको कवर करेंगे, इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहीं पर कवर करेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी यहां पर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था फ्रेजर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पूरा नाम था जे.बी. फ्रेजर, ठीक है। और ये पहला यूरोपियन था जो गंगोत्री और यमुनोत्री में पहुंचा था। ये कब पहुंचा यहां पर? तो ये गया था 1816 में। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा था यहां पर कि हरिद्वार जाने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन टॉम कायरट था, जो 1608 में हरिद्वार गया था, ठीक है। और इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। उसके बाद पूछा जाता है रैपर के बारे में। रैपर भी आया था उत्तराखंड का सर्वेक्षण करने के लिए, अंग्रेजों ने इसको भेजा था। ये 1808 में आया था, ठीक है, सर्वेक्षण के लिए। तो ये भी पूछा जाता है। उस समय गोरखाओं का शासन था उत्तराखंड में, तो पूछा जाता है गोरखाओं के शासन काल में अंग्रेजों ने किसे यहाँ का सर्वेक्षण के लिए भेजा था? रैपर को 1808 में। गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाला पहला पूछेगा तो वो होगा फ्रेजर, जो कि 1816 में यहां पर गया था। चलिए, सभी आपको याद रखने हैं, तीनों के नाम पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राज्य के अंदर जागर संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है और किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो जागर संरक्षण दिवस उत्तराखंड में 19 सितंबर को मनाया, नहीं, इसको करेक्ट करना, 17 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं किसकी जन्म तिथि पर। 17 सितंबर को जो जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यह जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। किसका जन्मदिन है इस दिन? प्रीतम भरतवाण का। और 19 सितंबर को जो उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है, ये जो साहित्यकार हैं उत्तराखंड के, हरिदत्त भट्ट शैलेश, उनकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है। तो दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। एक और चीज आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में 10 सितंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसकी जन्मतिथि है? तो गोविंद बल्लभ पंत की जन्मतिथि है, ठीक है। और 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस मंदिर के कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किस मंदिर के कपाट रखे गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कटारमल मंदिर का। जो ये कटारमल मंदिर है आपके अल्मोड़ा में है। पूछा जाता है किसको समर्पित है? तो ये सूर्य को समर्पित है, ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है कटारमल मंदिर। और इस मंदिर के कपाट आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है इस मंदिर को लेकर कि इस मंदिर को बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर से ये पुष्टि होती है कि कभी अल्मोड़ा की साइड का जो क्षेत्र है, यहां पर शकों का निवास स्थान था, ठीक है, शकों यहां पर रहते थे। ये भी आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? जिम कॉर्बेट के ऊपर ये किताब लिखी गई है, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। इस किताब के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है और इनको लेकर प्रश्न पेपर में पूछा गया है। यह जो किताब है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, ये किताब है दुर्गाचरण काला की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब दुर्गाचरण काला की आपको एक किताब ये याद रखनी है, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। एक और इनकी किताब है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये किसकी किताब है? दुर्गाचरण काला की। और यह जो किताब है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, यह किताब फ्रेडरिक विल्सन, जिसे पहाड़ी विल्सन कहा जाता है, उसकी जीवनी है। तो पूछा जाता है फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी किसने लिखी है? दुर्गाचरण काला ने। जीवनी का नाम है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल।
तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इनकी 2 किताबें हो गई हैं, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, दुर्गाचरण काला, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, यह भी दुर्गाचरण काला। एक किताब इनकी और है जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, मेमोइर्स ऑफ दी राज कुमाऊं, तो ये किताब भी इन्हीं की रचना है। तो इनको आप एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखते हुए जरूर चलें, आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार होगा और एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चन एक जगह पर आपको मिलेंगे। चलिए, तो आप आसानी से इसका रिवीजन भी जब चाहे कर सकते हैं। अगर हम यहां पे और फैक्ट की बात करें तो लखपत सिंह रावत से भी आपका प्रश्न बनता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आदमखोर बाघ मारने का रिकॉर्ड किसके नाम है, अगर पूछा जाएगा तो लखपत सिंह रावत, ठीक है। ये एक टीचर है, इसीलिए इनको बंदूक वाले मास्टर जी भी कहा जाता है, तो इनको लेकर भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करके बताना है कि राज्य के अंदर मिनी जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र आपके नैनीताल के भवाली में स्थित है, ठीक है। नैनीताल के भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना भी की गई थी, कब की गई पूछा जा चुका है, तो नैनीताल के भवाली में टीबी सैनिटोरियम, इसकी स्थापना 1912 में की गई थी, ठीक है, क्षय रोग से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी में पहला खैराती दवाखाने की स्थापना कब की गई थी। देखिए किसने करी थी, यह हमने पढ़ा है। टिहरी के अंदर जो पहला खैराती दवाखाना खोला गया था, यह प्रताप शाह के द्वारा खोला गया था, ठीक है। और कब खोला गया, तो यह दवाखाना ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 1876 में प्रताप शाह के द्वारा खोला गया था। तो ऐसे फैक्ट बेस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि किसने खोला, कब खोला, ठीक है। तो टिहरी के अंदर पहला खैराती दवाखाना किसके द्वारा खोला गया, प्रताप शाह के द्वारा खोला गया। अगर बात करें प्रताप शाह ने और क्या क्या चीजें यहां पर करी, पहले तो आपको यह याद रखना है 1876 में खोला। टिहरी के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है वो भी कौन करता है, प्रताप शाह के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा टिहरी के अंदर पुलिस विभाग की स्थापना भी प्रताप शाह करते हैं और टिहरी के ही अंदर प्रताप जूनियर स्कूल की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्रताप शाह से याद रखनी है, प्रताप शाह ने टिहरी को 22 पट्टियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन बन सकता है, किस पंवार शासक ने टिहरी को 22 पट्टियों में बांटा, आप बताएंगे प्रताप शाह। या फिर प्रताप शाह ने टिहरी को कितनी पट्टियों में बांटा, तो आप बताएंगे 22 पट्टियों में बांटा। इसके अलावा प्रताप शाह पहले ऐसे पंवार शासक थे जिन्होंने अपने नाम पर राजधानी बनाई थी। प्रतापनगर का इन्होंने गठन किया, प्रतापनगर की स्थापना करी, कब, 1877 में इन्होंने प्रतापनगर की स्थापना करी और उसे अपनी राजधानी बनाया। प्रतापनगर का पुराना नाम पूछा जाता है, तो देखिए सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रतापनगर का पुराना नाम डांग धार था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रतापनगर का पुराना नाम पूछा जाता है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, राज्य के किस शिखर को हॉर्स पीक कहा जाता है। तो हॉर्स पीक राज्य के किस शिखर को कहते हैं, सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चंगबंग शिखर को हॉर्स पीक के नाम से जाना जाता है और यह शिखर आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा फैक्ट बेस पर। राज्य के अंदर जो नया पुलिस एक्ट था ये आपके 2008 में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, 1997 में बागेश्वर को किस जनपद से अलग किया गया था। देखिए बागेश्वर का जिले के रूप में गठन 1997 में होता है 18 सितंबर को, ठीक है। 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर जनपद का गठन होता है और इसे किस जनपद से अलग किया गया, तो ये पहले अल्मोड़ा की एक तहसील था, अल्मोड़ा से ही अलग इसको किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बागेश्वर पहले अल्मोड़ा की एक तहसील था, तहसील इसे 1974 में बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है और 1997 में इसे एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया। चलिए,
नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान है? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, चाहे एग्जाम यूके SSC का हो, चाहे यूबीटीआर का हो या यूके PSC का हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ऐसा डांस है जो असम के बिहू के समान है, गुजरात के गरबा के समान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चौफला नृत्य। ठीक है, चौफला नृत्य आपके गुजरात के गरबा के समान है, असम का जो बिहू है उसके समान है। इसके अलावा मणिपुर में भी एक डांस होता है जिसे हम कहते हैं रॉस। ठीक है, रॉस नृत्य, इसके भी समान है आपका चौफला नृत्य, पूछा जा सकता है। चौफला नृत्य को लेकर अगर मैं और फैक्टों की बात करूं तो चौफला नृत्य वही नृत्य है जिस नृत्य को पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया था, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? चौफला नृत्य किया था। ठीक है, और ये किसके समान है? असम के बिहू, गुजरात के गरबा और जो मणिपुर का रॉस नृत्य है उसके समान है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर छोलिया नृत्य की बात की जाए तो छोलिया नृत्य आप जानते हैं कुमाऊं का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है। ठीक है, एक युद्ध नृत्य है, इसमें तलवार और ढाल के साथ डांस किया जाता है। ठीक है, छोलिया कुमाऊं का युद्ध वाला नृत्य है। गढ़वाल का युद्ध वाला पूछेगा तो वो सरौ नृत्य है। ठीक है, सरौ ये गढ़वाल का युद्ध नृत्य है जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है। ये दोनों भी पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मुरादाबाद से रामनगर तक रेलवे लाइन कब बनाई गई थी? ये क्वेश्चन 2019 के हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम पे ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, 2019 में जो हाई कोर्ट का एग्जाम होता है उसमें ये पूछा गया था। मुरादाबाद से रामनगर तक जो रेल लाइन बिछाई गई थी ये 1907 में बिछाई गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे द्वितीय केदार कहा जाता है? तो द्वितीय केदार के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मद्महेश्वर नाथ को। देखिए पंच केदार हैं हमारे पास और आपको पूछा जाता है क्रम कि प्रथम केदार कौन है, द्वितीय केदार कौन है, तीसरे केदार कौन है। ठीक है, तो द्वितीय केदार मद्महेश्वर नाथ को कहा जाता है। तृतीय केदार यानी कि तीसरे केदार किसे माना जाता है? तुंगनाथ को माना जाता है। ठीक है, तुंगनाथ को। तीसरा केदार तुंगनाथ को माना जाता है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ को और पंचम केदार कल्पेश्वर को कहा जाता है। और आप जानते हैं प्रथम केदार केदारनाथ धाम को कहा जाता है। आपको क्रम याद रखना है। अब बात करते हैं इससे जुड़े जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनकी। मद्महेश्वर की हमने बात करी, इनका जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है मद्महेश्वर नाथ है। दूसरा केदार इनको कहा जाता है। यहां पर शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है, और यह जो मद्महेश्वर नाथ है ये कौन से पर्वत शिखर पर हैं? तो ये चौखंबा पर्वत शिखर पर स्थित हैं। ठीक है, कौन सा पर्वत शिखर है? चौखंबा पर्वत शिखर, रुद्रप्रयाग में ये स्थित हैं। और इनका जो ये मंदिर है किस शैली में बना है? तो पांडव शैली में ये बना हुआ है। और मद्महेश्वर नाथ की शीतकालीन पूजा कहां होती है? तो ऊखी मठ में होती है। ठीक है, वहीं पर होती है जहां पर केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है और क्रम याद रखना है और पर्वत याद रखना है। मद्महेश्वर नाथ आपके चौखंबा शिखर पर है। इसके अलावा जो आपका तुंगनाथ है ये आपके चंद्रशिला पर्वत पर है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किसने लिखा था? तो जागेश्वर के पुरातत्व के ऊपर शोध ग्रंथ यानी कि उसकी हिस्ट्री के ऊपर जो ये शोध ग्रंथ लिखे गए हैं ये किसके द्वारा लिखे गए? तो MP जोशी के द्वारा लिखे गए। महेश्वर प्रसाद जोशी जिन्होंने लाखों गुफा की खोज करी, इनके द्वारा जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ लिखे गए, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें हम जागेश्वर के बारे में तो पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं कि उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं और जटागंगा नदी के तट पर है। जागेश्वर का जो मंदिर समूह है पूरा, यहां पर मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पूछा जा सकता है। तो जो कतूरी शासक था सालिवाहन देव, उसके द्वारा इनका निर्माण यहां पर करवाया गया। ठीक है, जागेश्वर धाम में मंदिरों का निर्माण। जागेश्वर मंदिर कमेटी, इसका गठन कब किया गया? पूछा जा सकता है। तो जागेश्वर मंदिर कमेटी 1914 में बनाई गई थी। यह भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है हमारा बुलाक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। आभूषणों को लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह जो आभूषण है बुलाक, ये आपके नाक में पहना जाता है। ठीक है, बुलाक आभूषण नाक में पहना जाता है। एक और चीज आपको याद रखनी है, नाक के जो अन्य आपके प्रमुख आभूषण है, जैसे कि नथ आप सभी जानते हैं ये नाक में पहनी जाती है, फुली ये भी नाक में पहनी जाती है। तो नाक में आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी आप नाम से ही पहचान जाएंगे कि ये नाक का है। ठीक है, तो बुलाक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा 2018 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। देखिए 2018 का ट्रैक ऑफ द ईयर ये चुना गया था हमारा ऑप्शन डी, यहां पे सही आंसर होगा नामिक ग्लेशियर को। ठीक है, 2018 के लिए नामिक ग्लेशियर जो कि हमारा पिथौरागढ़ में है, इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अगर बात करें शुरुआत से लेकर कि 2017 में किसे चुना गया था, तो देखिए 2018 में नामिक ग्लेशियर था, 2017 में द्रोणगिरी पर्वत को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, 2016 की बात करें तो 2016 में ब्राह्मी ताल को यहां पर ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया और 2015 में दयरा बुग्याल को घोषित किया गया। 2019 की बात करें तो 2019 में जो आपका उत्तरकाशी का देव कियारा बुग्याल है उसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो आपको ये पांचों क्रम में याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, 15 में दयरा बुग्याल, 16 में द्रोणगिरी ब्राह्मी ताल, 16 में 17 में द्रोणगिरी पर्वत, 18 में नामिक ग्लेशियर और 19 में देव कियारा बुग्याल। चलिए, जो आपका ये ब्राह्मी ताल या ब्राही ताल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मंगलेश डबराल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2000 में दिया गया था। ठीक है, और किस रचना के लिए दिया गया था, तो इनकी एक रचना है हम जो देखते हैं। ठीक है, तो इस रचना के लिए इनको वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। मंगलेश डबराल की एक रचना तो आपको ये याद रखनी है हम जो देखते हैं। इसके अलावा पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, मंगलेश डबराल जी की है। घर का रास्ता किसकी रचना है, ये भी इनकी है। नए युग के शत्रु ये भी किसकी रचना है, नए युग के शत्रु ये भी मंगलेश डबराल की रचना है। आवाज भी एक जगह यह भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन ये सभी किसकी रचना है, मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल का एक यात्रा वृतांत है जिसका नाम पूछा जाता है, तो इनके यात्रा वृतांत का नाम है एक बार आयोवा। ठीक है, एक बार आयोवा क्या है, ये एक यात्रा वृतांत है, किसका, मंगलेश डबराल का, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2020 में इनका निधन हो गया था, तो इनको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। एक और चीज आपको याद रखनी है, प्रीवियस कुछ वीडियोस पहले हमने बात करी थी, 1997 में भी उत्तराखंड के एक व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उनका नाम था लीलाधर जगुड़ी। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी को 97 में मिला, अनुभव के आकाश में चांद उनकी रचना के लिए। ठीक है, और 2004 में भी एक उत्तराखंड के व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उनका नाम था आपका वीरेन डंगवाल। ठीक है, उनको दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए यह पुरस्कार मिला। तो तीनों आपको एक साथ याद रखने, इसलिए मैंने आपको तीनों यहां पर जल्दी से रिपीट करवाए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मलेरिया के परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म किस जनपद में हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको यहां पर नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, रोनाल्ड रॉस इनको माना जाता है। जन्म इनका अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था, रोनाल्ड रॉस का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि मलेरिया के परजीवी की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं रोनाल्ड रॉस अंग्रेज हैं, लेकिन जन्म कहां हुआ है, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1902 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा क्या थी। देखिए कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा यानी कि आम बोलचाल की भाषा क्या थी, तो वो थी पाली भाषा, ये आपको याद रखनी है। और अगर पूछा जाता कि कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी, यानी कि जिसमें सारा सरकारी काम होता था, वो थी संस्कृत।
ठीक है, यानी कि जो काम होंगे आपके ऑफिशियल काम, ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, लेकिन अगर हम आम भाषा की बात करें, आम बोलचाल की बात करें, तो उसमें पाली का नाम आएगा। तो दोनों याद रखने हैं, लोक भाषा पूछेगा तो पाली, राजभाषा पूछेगा तो संस्कृत। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लागू की गई थी। देखिए कुमाऊं के अंदर लाइसेंस नीति 1889 में शुरू की गई थी, ठीक है, यहां की लागू की गई। तो कुमाऊं में लाइसेंस नीति 1889 में आई, और अगर बात करें भारत की, तो भारत में लाइसेंस नीति 1858 में आई थी। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी किसके द्वारा कहा गया। दो क्वेश्चन आपके यहां से कवर हुए। पहला, कुमाऊं का नर केसरी किसे कहा जाता है। तो देखिए कुमाऊं केसरी बोले या कुमाऊं का नर केसरी, ये दोनों बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं जो कुर्मांचल केसरी है, उसकी उपाधि इनको कूली बेगार आंदोलन के बाद दी गई थी, ठीक है। अगर पूछा जाए कुमाऊं का नर केसरी, यह उपाधि इनको किसने दी थी, तो यह उपाधि इन्हें भक्त दर्शन के द्वारा दी गई, या यूं कहें बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी किसने कहा, तो ये भक्त दर्शन ने कहा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आपके प्रश्न बद्रीदत्त पांडे से भी पूछे जाते हैं और भक्त दर्शन से भी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो दोनों से जुड़ा हुआ है। एक और चीज याद रखनी है, अंग्रेजों के द्वारा भी बद्रीदत्त पांडे को कुछ कहा गया था तो पूछा जा सकता है। अंग्रेजों के द्वारा बद्रीदत्त पांडे को राजनैतिक जानवर कहा गया था, तो यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अंग्रेजों ने किसे राजनैतिक जानवर कहा था, बद्रीदत्त पांडे जी को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का, हमने आज यहां पर पार्ट 71वां देखा, और उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन यहां पर 20 ही थे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ऐड यहां पर करते हैं तो 40 प्लस क्वेश्चन के आंसर हमने यहां पर कवर किए हैं। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, तो आपके काफी सारे फैक्ट एक वीडियो के अंदर कवर हुए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और जो हमने फैक्ट यहां पर डिस्कस किए वो आपको पसंद आए होंगे और आपने उनको नोट्स बनाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पे आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने मार्क्स यहां पर आए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।